हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सस्ता लर्न चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं का जो बायोलॉजी का पेपर यूपी बोर्ड 2025 का है इसको चेक करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्नों पर आधारित है। पूर्णांक और अंक यहाँ पे सम्मुख निश्चित तौर पर ये जो प्रश्न पत्र है आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, अतः पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से ध्यान से देखते चलें। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या आया हुआ है, निम्न में से कौन कूट फल है। देखिए कूट फल को झूठा फल भी कहा जाता है। अब ये कूट फल वे फल होते हैं जिनका विकास अंडाशय से न होकर के डायरेक्टली अन्य भागों से होता है, पुष्प के अन्य भाग से, जैसे सेव होता है। तो इनमें से जो सही विकल्प होगा ये पहला वाला सेव आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न दूसरा देखिए, ख का टाइफाइड के रोग जनक का नाम है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइफाइड के रोग जनक का 4 विकल्प आपके सामने है। जो टाइफाइड है वो सल्मोनेला के द्वारा ही टाइफाइड फैलता है। सेकेंड वाला विकल्प आपका इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न ग का देखिए, मेंडल के द्विसंकरण का फिनोटाइपिंग अनुपात क्या होता है। अब फिनोटाइपिंग अनुपात जो मेंडल का है वो 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 होता है, यानी पहला वाला विकल्प ही इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। देखिए विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए अथवा आरएनए होता है, तो इसमें फर्स्ट वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से दूसरा देखिए, दूसरा का क, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। देखिए मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ख का देखिए, टाइपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। टाइपिटम जो है ये परागकोश की एक कोशिकीय अंतःभित्ति है। परागकोश की एक कोशिकीय अंतःभित्ति होती है जो लघु बीजाणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। ये ग का देखिए पूछा है कि दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है। अब दूध से दही बनाने वाला जो लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस है, वो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस। घ का देखिए, जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण बताइए। देखिए जो जैव विविधता होती है ना, वो तमाम प्रकार के दोहन से होती है। बहुत ज़्यादा यदि दोहन होता है, आवासीय इस क्षति भी है, इसमें विखंडन भी है, ये सब चीज़ें हैं जो जैव विविधता के पतन का कारण बनती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग है, देखिए दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने किया था। देखिए जो आवृतबीजी खास करके आवृतबीजी पौधे होते हैं उनका जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष में एक नर युग्मक अंडक कोशिका से संयोजन करता है। जो एक नर युग्मक होता है उसमें अंडक कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित यानी कि 2n युग्मनज का निर्माण करता है, और यह जो प्रक्रिया है संयुग्मन कहलाती है। तथा इसका जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर के 3n भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि प्रथम नर युग्मक और द्वितीयक नर युग्मक दोनों निषेचन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, और इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। और द्विनिषेचन की जो खोज है नवास्चिन ने किया था। नवास्चिन ये वैज्ञानिक का नाम है, नवास्चिन। और प्रश्न संख्या अगला तीसरा का देखिए, सहविलुप्तता की व्याख्या कीजिए। सहविलुप्तता क्या है। देखिए जब किसी एक प्रजाति के विलुप्त होने के साथ ही साथ उस पर डिपेंडेंट जो दूसरा प्रजाति होता है, जब एक प्रजाति है वो प्रजाति किसी कारणवश विलुप्त हो जाए तो जो उसके पीछे दूसरी प्रजाति है वह भी विलुप्त होने लगती है, तो इसे सहविलुप्तता कहते हैं। जैसे जो परपोषी मछलियाँ होती हैं, परपोषी मछलियों के विलुप्त होते ही जो परजीवी होते हैं, उसके जो परजीवी होते हैं या समूह होते हैं, परजीवी समूह, वो भी नष्ट होना शुरू कर देते हैं। ये सहविलुप्तता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखें, तीसरा का ख क्या है, बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखिए। देखिए बहुभ्रूणता क्या है, जब एक ही बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण बनने लगे तो इस प्रकार की जो रचना है बहुभ्रूणता कहलाती है। और बहुभ्रूणता जंतुओं और पौधों दोनों में देखने को मिलती है। फिर आगे क्वेश्चन देखिए ग का,
जैव विविधता हॉट स्पॉट से क्या अभिप्राय है? देखिए, हॉट स्पॉट का मतलब विशेष, खास। तो वे जैव भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, और वहाँ पे क्या होता है कि तमाम जीव खतरे में आ जाते हैं। तो उन जीवों के लिए जैव जैव विविधता के अधिक पाने के कारण वो संकट उत्पन्न होते हैं उनके सामने। इसे ही हम लोग जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, हीरोइन या मॉर्फिन क्या है, किस पौधे से प्राप्त होती है? जैसा कि आपको पता होगा कि यह एक नशीला पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की तमाम क्रियाओं को निष्क्रिय सा कर देता है, यानी कि जो आम तौर पर संचालन कार्य हो रहे हैं हमारे बॉडी का, वो धीमा पड़ जाता है। और यह एक अफीम नामक पौधे से, उसके खास करके जो लेटेक्स निकलते हैं उससे प्राप्त किए जाते हैं। अंग का देखिए पूछा है परागकण क्या है, इसका नामांकन चित्र भी बनाना है। परागकण पूछ रहा है। पहले तो हम जानते हैं कि जो हमारे पौधे होते हैं, पौधे के जो नर भाग होता है उसमें एक परागकोश होता है। परागकोश में एक कण पाए जाते हैं जो कि बहुत ही सूक्ष्म रूप में होते हैं। इनको परागण कहते हैं, इनको परागकण कहते हैं। और ये प्रजनन की जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ तक ले जाने वाले एक प्रकार के सूक्ष्म कण होते हैं। ये जो परागकण होते हैं ये हवा या पानी या जानवरों के द्वारा पौधे के जो मादा जननांग होता है, खास करके मादा वर्तिकाग्र जिसको कहते हैं, वहाँ तक परागकण को पहुँचाया जाता है और आगे की प्रोसेस चलती है। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित पे टिप्पणी आया है, लाइकेन और माइकोराइजा। सबसे पहले देखिए लाइकेन की बात कर रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लाइकेन होता है, लाइकेन शैवाल और कवक के बीच की एक कड़ी है, या इसको बोलें कि ये सहजीवता होती है जिसमें शैवाल और कवक का होना दोनों अनिवार्य है। शैवाल क्या करता है, कवक के लिए एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट बनाता है, पोषण बनाता है कवक के लिए, और कवक भी उसे जो है जल देता है, आश्रय देता है। तो ये दोनों के बीच सहजीवी चक्र चलता है। सेकेंडली पूछा है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा भी एक प्रकार का सूक्ष्म कवक होता है जो खास करके धरती में, मिट्टी के अंदर जो पौधे की जड़ें होती हैं उनके बीच ये छिपे रहता है, और एक तरह से उन जड़ों को भोजन और उन जड़ों के लिए नमी बनाए रखता है, जड़ की सुरक्षा का कार्य करता है। देखते हैं ना, कोई कोई पौधा जब हम उसको ऊपर खींचते हैं ज़मीन से, तो उस पौधे के नीचे तमाम छोटे छोटे ये जाल जैसी रचना फैली होती है जो कि उसकी सुरक्षा करती है उस पौधे के जड़ का। तो माइकोराइजा होता है। अगला देखिए प्रश्न पूछा है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकन चित्र आपको बना करके चलना है, देख लेना है। अब जानते हैं कि जो मलेरिया होता है वो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से फैलता है, और कोई भी मादा मच्छर जब मनुष्य के हाथ या पैर किसी अंग पे पहुंचता है तो वहां से हमारे शरीर में काटने के साथ ही साथ कुछ उसके जो जीवाणु होते हैं मच्छर के बॉडी के अंदर, जो मलेरिया पैरासाइट होते हैं, वो हमारे रक्त में आते हैं। फिर ये सीधे यकृत में जाते हैं जहाँ पे अलैंगिक जनन होता है। फिर ये हमारे आरबीसी लाल रुधिर कणिका में जो है मिलते हैं, वहाँ पे फिर डेवलप करते हैं, और आरबीसी में ही ये युग्मनज बना लेते हैं, युग्मक बनाते हैं जहाँ पे नर और मादा में डिवाइड होते हैं। और फिर क्या होता है, आगे चल करके जब कोई भी मादा मच्छर हमें हमारे रक्त का पोषण करता है तो हमारे रक्त के साथ ही कुछ मलेरिया पैरासाइट जो होते हैं उसके शरीर में चले जाते हैं मच्छर के, और वो मच्छर जब आगे किसी अन्य व्यक्ति पर जाकर अटैक करेगा मादा मच्छर, तो वहाँ पर भी ये प्रकोप देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आभासी एवं वास्तविक फल में क्या अंतर होता है? देखिए, आभासी और वास्तविक फल पूछा जा रहा है। तो ऐसे फल जिन फलों का जो डेवलप होता है, विकास होता है, उसके अंडाशय से होता है, उसको तो वास्तविक फल कहा जाता है, वास्तविक फल कहा जाता है। लेकिन ऐसे फल जिनका विकास पुष्पासन से हो, पुष्पासन से, अंडाशय से न होकर के पुष्प के अन्य भाग से हो, पुष्पासन से हो, तो उसे आभासी फल कहते हैं। जैसे वास्तविक फल में आपका अंगूर है, आम है, जामुन है, ये सब वास्तविक फल में आते हैं। आभासी फल में सेव है, नाशपाती है, काजू है, ककड़ी है। तो
ये दोनों में जो है डिफरेंट होता है। आगे क्वेश्चन पूछा है घ का, चौथा घ, मनुष्य के शुक्राणु का एक नामांकन चित्र बना। जैसे देखिए मानव जो शुक्राणु होता है उसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इसका फिगर आप देख लेंगे, सिर, मध्य और पूंछ। तो वो जो शुक्राणु होता है एक छोटी सी और बहुत सघन कोशिकाओं का एक जाल होता है और जो अंडाणुओं को क्या करता है, निषेचित करता है। ये शुक्राणु वृषण में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का क देखिए, भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस है, कार्य बताइए। भ्रूणपोष देखिए, यह एक पोषक ऊतक होता है। जो भ्रूणपोष होता है, जैसे कोई आपका भ्रूण जब डेवलप करता है तो उसके लिए खुराक चाहिए, पोषक चाहिए, तो भ्रूणपोष ही देता है। तो भ्रूण के विकास के लिए पोषण देने का काम भ्रूणपोष करता है और भ्रूणपोष बीजों में पाया जाता है। और इसके विकास की जब प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन के द्वारा ये भ्रूणपोष का डेवलप होता है, विकास होता है, जिसमें एक नर युग्मक जो होता है अंड कोशिका से मिल करके युग्मनज का निर्माण करता है और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्रक से मिल करके त्रिगुणित भ्रूण बनाता है। और जब इसके कार्य की चर्चा करते हैं तो जो भ्रूणपोष होता है तो भ्रूणपोष मुख्यतः पोषक तत्व प्रदान करता है और भ्रूण की रक्षा करने का कार्य करता है। आगे प्रश्न देखिए, डीएनए और आरएनए में अंतर पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, जबकि आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगला आप कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है वो केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए होता है वो केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आगे हम बता सकते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें 4 क्षारक होते हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है। और आरएनए में भी 4 क्षारक होता है, लेकिन एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है वहाँ पे। फिर आगे प्रश्न देखिए दिया है, प्रोटीन संश्लेषण में डीएनए की क्या भूमिका है। तो देखिए, प्रोटीन जब संश्लेषण होता है तो डीएनए क्या करता है, डीएनए आनुवांशिक जानकारी को वहाँ तक पहुँचाता है और जो प्रोटीन होता है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को आगे निर्देशित करता रहता है। और प्रत्येक कोशिका का जो हर एक प्रोटीन होता है, हर प्रोटीन के लिए एक अलग क्या होता है कि जीन होता है। और डीएनए से आनुवांशिक कोड और जो संदेहवाहक आरएनए होता है, संदेहवाहक आरएनए के द्वारा राइबोसोम तक उस आनुवांशिक कोड को पहुंचाया जाने का कार्य किया जाता है। इसको अच्छे से आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लिएज क्या है, इसके 2 एग्जाम्पल बताने हैं। प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लिएज डीएनए को काटने वाला एक एंजाइम होता है, इन्हें प्रतिबंध एंजाइम भी कहा जाता है। ये जीवाणुओं की रक्षा तंत्र होते हैं। प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लिएज जीवाणुओं के एक रक्षा तंत्र होते हैं और जो हमलावर रोगजनक आते हैं या रोगाणु आते हैं तो उनके डीएनए को ये बहुत ही सटीकता से काटने का काम करते हैं। ये जो प्रतिबंधन न्यूक्लिएज डीएनए होते हैं उनको काट देते हैं, उनको क्षति कर देते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एक होता है इको आर आई और दूसरा लिख सकते हैं हीन डी, HIND, स्मॉल डी। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए सब क्वेश्चन है। निश्चित तौर पर इन सभी प्रश्नों को आप देख करके चले। आगे देखिए प्रश्न है 6वें के क, जैव विविधता के मुख्य घटकों का नाम बताना है और इसके संरक्षण के बारे में बताना है, संरक्षण का उपाय बताना है। जैव विविधता, देखिए जैव विविधता के प्रमुख 3 घटक होते हैं। आनुवंशिक विविधता, दूसरा जाति विविधता बताएंगे और तीसरा पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है, इसको आपको डिटेल में करेक्ट कर लेना है। जैव विविधता का जो संरक्षण की बात करता है, इसके उपाय की बात किया जाता है तो तमाम हम लोग जानते हैं कि तमाम ऐसे प्रजातियां हैं जीवों की जो कि खतरे में हैं या विलुप्त की कगार पर हैं, तो उनको संरक्षण देना हमारा कर्तव्य है, हमारे सरकार का कर्तव्य है। तो उसमें बताया गया है कि इनका संरक्षण हम चिड़ियाघर में दें, मछली घर में दें, वनस्पति उद्यान में दें, उनका संरक्षण करने की उपाय करना होगा। और कुछ ऐसे उद्यान होते हैं जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य है, उसमें तमाम संकटग्रस्त जातियों को बचा करके रखने का काम किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए,
टाइफाइड और निमोनिया के रोगजनक कौन है, उनके लक्षण बताना है। तो जो टाइफाइड बुखार होता है वो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। एक सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, उसी की वजह से टाइफाइड बुखार होता है। और टाइफाइड में हम लोग जानते हैं कि तेज बुखार, थकान, कमजोरी, सिर दर्द, उल्टी दस्त जैसे लक्षण हमें देखने को मिलता है। और जो निमोनिया होता है वो खास करके उस निमोनिया की होने पर खांसी, सांस लेने में तकलीफ आती है, बुखार भी होता है। तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो उसके द्वारा ये जो है डिजीज आती है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि मेंडल कौन थे, उनके प्रभाविता का क्या नियम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मेंडल है आनुवंशिकता की या आनुवंशिकी की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे, जिनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। और उन्होंने अपने ये जो नियम दिया था प्रभाविता का, जो जीवों के लक्षणों पर आधारित होता है, तो उनके अनुसार किसी भी जीवों के जो लक्षण होते हैं, लक्षणों का निर्धारण जीनों के द्वारा होता है, जीन के द्वारा होता है। और ये जो जीन होते हैं जोड़ों में पाए जाते हैं। इनमें से एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। जो प्रभावी होता है वो परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। जो अप्रभावी होता है वो दिखाई नहीं देता है। फिर आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, असंग जनन एवं फाइलेरियोसिस पर टिप्पणी बताना है। असंग जनन, देखिए असंग जनन का मतलब कि यह एक अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। और इसमें क्या होता है कि बिना निषेचन के ही जो है बीजों का निर्माण हो जाता है, उसे असंग जनन कहते हैं। दूसरा चीज पूछा है फाइलेरियोसिस, फाइलेरिया, तो यह एक फाइलेरिया परजीवी से होने वाला रोग होता है। और उसमें कोई धागे जैसी एक रचना भी दिखाई देती है। और ये जो फाइलेरिया होता है वो मच्छरों के काटने से होता है। मच्छर जो जनित परजीवी होता है, यदि वो हमारे पे अटैक कर जाए तो चांस होता है। इसमें क्या होता है, हाथ पैरों में सूजन आते हैं, हाइड्रोसील वृषण में सूजन, ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध बताना है। जैव प्रौद्योगिकी, जैसा कि नाम है जैव, माने यह जीव विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। एक तकनीकी है जो मानव कल्याण और तमाम क्षेत्रों में मानव हित के लिए काम कर रहा है, काफ़ी बेनिफिट हुआ है। इसमें क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी में जीवित कोशिकाओं से नए नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है, उत्पाद बनाए जाते हैं। तमाम आजकल भोज्य पदार्थ हैं, दवाएं हैं, तमाम चीज़ें हैं जिसका निर्माण किया जाता है। जीवों से, सूक्ष्म जीवों से निर्माण होता है। कहें तमाम जैविक खाद का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं। तो भोजन है, दवा है, पेय पदार्थ है, जैसे दही है, सिरका है, शराब है, ये जैव पदार्थ ही होते हैं। और इसकी जो जनक हैं कार्ल एरेकी हैं। कार्ल एरेकी इसके जनक माने जाते हैं। इसको आप डिटेल में चेक कर लेंगे। अथवा दिया है लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं। देखिए लिंग संलग्न वंशागति क्या होता है कि जो जीन होते हैं, जिन गुणों या विशेषताओं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो ऐसे जो गुण होते हैं या विशेषता होते हैं जिनका वंशानुक्रम लिंग गुणसूत्रों के जरिए होता है, उन्हें लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। जैसे ये जो बीमारियां कुछ होती है, वर्णांधता होता है, हीमोफीलिया इसके अंतर्गत आते हैं। इसको भी आप डिटेल में चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है। 8 है आनुवांशिक कूट पर एक निबंध बताना। आनुवांशिक कूट के बारे में आप डिटेल में देख लीजिए। जो देखिए आनुवांशिक कूट का आशय उन नियमों से होता है जिनका उपयोग करके जीवित कोशिकाएं, खास करके जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, उनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जैसे आनुवांशिक पदार्थ में जैसे डीएनए है, एमआरएनए होता है, उसके अनुक्रम में कूटबद्ध सूचना को प्रोटीनों में स्थानांतरित करता रहता है। कूट का यह जो स्थानांतरण है ये राइबोसोम के द्वारा होता है। इसके बारे में डिटेल में आप चेक करके जाएंगे। आनुवांशिक कूट के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण है। समष्टि को परिभाषित कीजिए, ऑप्शनल। समष्टि के विभिन्न गुणों की विवेचना कीजिए। समष्टि क्या है। समष्टि जो है एक ऐसी प्रजाति, व्यक्तियों या जो जीव समूह होते हैं, जीवों का एक समूह होता है, उसी समूह को समष्टि कहते हैं। जिनके गुण जैसे होता है, सभी जो जीव वहाँ पे पाए जाते हैं एकता होती है, उनमें विविधता भी पाया जाता है। इस जो स्थिरता होती है वो भी देखने को मिलता है। इसको भी डिटेल में आप चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
पूछा है अनुलेखन क्या है, प्राकेंद्रिक में अनुलेखन की क्रियाविधि को संक्षेप में वर्णन करिए। अनुलेखन क्या है, देखिए अनुलेखन की प्रक्रिया में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण किया जाता है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, माने कि इस प्रक्रिया में प्रोटीन के निर्माण के लिए ये आवश्यक माना जाता है और इसी पर आधारित इसकी क्रियाविधि है। क्रियाविधि यानी कि जो डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और डीएनए को जो टेम्पलेट एक होता है, डीएनए को टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करके आरएनए बनाया जाता है और जो आरएनए होता है, आरएनए जो पॉलीमेरेज एक प्रकार का एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है कि डीएनए पर बंधे जो प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर को सिग्मा की मदद से पहचान करता है उसका, और आरएनए जो होता है, आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम डीएनए टेम्पलेट पर न्यूक्लियोटाइड का जो है संश्लेषण करता है। इसको आप डिटेल में देख लेंगे। ऑप्शनल में देखिए दिया है लास्ट का क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। ऑप्शनल है। तो मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो कि नंगे आंखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं और ये जो जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव हानिकारक भी हो सकते हैं, लाभदायक भी होते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का जहाँ तक महत्व की बात है हमारे लिए, तो सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बहुत से क्षेत्र में व्यापक रूप में हमारे लिए बेनिफिशियल हुए हैं, फायदेमंद हुए हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें कि दही का बनना, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए दही स्वास्थ्यवर्धक होता है, जहाँ पे कैल्शियम, प्रोटीन इत्यादि पाया जाता है। और शराब का भी निर्माण इन्हीं सूक्ष्म जीव से होता है। उसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि तमाम जो जैसे महुए हैं या फिर अनाज हैं, चावल हैं, उनको सड़ा करके ये सूक्ष्म जीव उसका क्लिवनीकरण करते हैं, फिर शराब बनाया जाता है जिसको लोग सेवन करते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं पर्यावरण की खुद ब खुद सफाई का काम करते हैं। पर्यावरण में कोई भी जंतु यदि मर जाए तो, या कोई भी तत्व हो तो उसको विनष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं, सड़ा करके एक तरह से कहें तो हमारे वातावरण की शुद्धता करते हैं। वो वहाँ पे ये सूक्ष्म जीव ही होते हैं। जैसे सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, ईस्ट, और ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, टेट्रासाइक्लिन होता है, ये सब लाभदायक होते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं एक तरह से एंटीबायोटिक का काम करते हैं। इनसे तमाम दवाएं बनाई जाती हैं मानव हित के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के लिए, और हमारी जो मृदा है, मृदा की उर्वरता को भी ये बढ़ाने का काम करते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं। टीके के रूप में हम तमाम इन सूक्ष्म जीवों को टीके के रूप में लगाते हैं, जहाँ पे एंटीबॉडीज का निर्माण करके हमें जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उससे लड़ाई का काम कराते हैं। सो वेरी वेरी थैंक्स।